जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना थी, उस पर बात हो गई थी। और आज हम जनसंख्या संरचना से संबंधित एक महत्वपूर्ण विशेषता पे और बात करेंगे और उसके बाद में ये चैप्टर समाप्त होगा। आज जिस पे हम बात कर रहे हैं वो जनसंख्या का इतना महत्वपूर्ण विशेषता है या गुण है कह सकते हैं, जो जनसंख्या के आकार, उसकी संरचना तथा उसके विभाजन को निर्धारित करती है। यानी किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन अगर आता है, खासतौर पे उसके आकार और उसकी संरचना को लेकर के, तो वो इन गुणों के बगैर नहीं आ सकता। वो गुण कौन कौन से हैं? जैसे जन्म दर है, मृत्यु दर है या प्रवास। ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, मूलभूत हैं। अगर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है, इन तीनों में से किसी में भी कोई परिवर्तन आता है तो जनसंख्या प्रभावित हो रही है, उसका आकार, उसकी संरचना प्रभावित होगी, जनसंख्या का विभाजन प्रभावित होगा, लिंगानुपात प्रभावित होगा, व्यवसायिक संरचना प्रभावित होगी, साक्षरता प्रभावित होगी। यानी जनसंख्या से संबंधित जितने भी गुणों को आपने पढ़ा है वो सब के सब इन तीनों कारकों पे निर्भर करते हैं। इन तीनों के परिवर्तन से उसमें एक बड़ा परिवर्तन आ जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है ये जनांकीय संरचना का, जिसपे हम बात करते हैं। किसी भी समाज हो या समुदाय में जनसंख्या संरचना के किसी भी पक्ष को अगर आप देखें, कोई भी परिवर्तन आता है तो वो इन तीन कारकों में परिवर्तन से आता है। ठीक है, उनका प्रमुख कारण ही यही तीन कारक हैं। बात करते हैं कि जन्म दर, इसमें से हम एक एक कारकों पे बात करेंगे, जिसमें प्रवास पे तो आपसे बात हो चुकी है, लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर पे हम आज बात करेंगे। ये होते क्या हैं? सबसे पहले तो जन्म दर क्या होता है और इसकी विशेषता क्या है, हम इस पे बात करते हैं। जन्म दर, देखिए किसी भी वर्ष में जन्म दर की कोई विशेष लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है। आप बस इतना समझ कर रखिए कि किसी वर्ष में कोई एक समय हो, मान लीजिए 2011 से 12 या 2012 से 2013 या 2021 से 2022, एक वर्ष का समय, और उसमें 1000 जनसंख्या पे जितने जन्म हो रहे हैं वही जन्म दर है। ठीक है, यानी प्रति वर्ष या किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पे जन्मे बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? उस क्षेत्र की जन्म दर कहलाएगा। ठीक है, किसी वर्ष विशेष में या किसी वर्ष में प्रति 1000, ध्यान रहे कि प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मे बच्चों की संख्या, जन्मे बच्चों की संख्या। इसके और भी मापक हैं, हम देखेंगे आगे चलकर क्या क्या है। यह होता है जन्म दर। यानी कोई क्षेत्र में आप जाएं और वहां पर देखें कि अगर 10,000 जनसंख्या है और एक साल में वहां पे 200 बच्चे जन्म लिए हैं, या 10,000 जनसंख्या में 1000 बच्चे साल भर में जन्म लिए हैं, तो फिर प्रति 1000 कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं? 100 बच्चे। ठीक है, तो यह जन्म दर होता है किसी भी क्षेत्र का। इसको मापते हैं दो तरीकों से। एक तो होता है, आप नाम सुने होंगे एग्जाम में, सीधा सीधा शब्द पूछ लेता है, अशोधित जन्म दर या संशोधित जन्म दर या शोधित जन्म दर। ये शब्द क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है? जन्म दर के संदर्भ में ये दो शब्द आपको मिलेंगे, एक तो अशोधित जन्म दर, और दूसरा शब्द जो मिलेगा वो संशोधित या शोधित जन्म दर। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्द है। एग्जाम में ये शब्द दे करके आपसे इसकी व्याख्या नीचे दे देगा स्टेटमेंट में, और फिर आपको पूछेगा कि इसकी सही परिभाषा क्या है। बहुत थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में। अशोधित, इस शब्द का मतलब हो गया कि जिसमें कोई संशोधन ना किया गया हो। अब संशोधन किसमें नहीं किया गया हो? यानी जन्म दर में। अब वो जन्म दर हमें पता होगी तब तो हम ये मानेंगे कि भाई इसमें संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अशोधित जन्म दर जो होती है वो क्या है? किसी वर्ष में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं और पंजीकृत हो जा रहे हैं। अशोधित का मतलब हो गया कि पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या, पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड, वो बच्चे जो जन्म लिए और फिर किसी कागज में उनका रिकॉर्ड सबमिट कर दिया गया कि नहीं, इस बच्चे का जन्म इस तारीख में हुआ है। जो बच्चे सरकार की नजर में है या जो शासन है, शासन और प्रशासन के रिकॉर्ड में जो बच्चे हैं उन्हें बोलेंगे अशोधित। ठीक है, अब रिकॉर्ड के तौर पे सरकार क्यों बढ़ावा दे रही है कि जो जितने भी बच्चों का जन्म हो उनका एक रिकॉर्ड होना चाहिए।
इससे बहुत फायदे ये होते हैं ना कि जब भी कोई पॉलिसीज वगैरह बनानी होती हैं तो हमारे पास जनसंख्या के ठीक ठाक आंकड़े होने चाहिए। और अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं और उनको रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है तो फिर हम अगर कोई पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट तो फिर वो बच्चे उससे वंचित रह जाएंगे ना, सही अनुमान लगा पाना मुश्किल हो जाएगा कि कितने बच्चे हैं, हमें किस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए। आज के समय में जो भी बच्चों का जन्म जितना भी हो रहा है उसमें से लगभग तो हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, और हॉस्पिटल में उनके होते ही जन्म लेते ही उनको रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है, तो वो अशोधित जन्म होता है उनका बच्चों का। तो ऐसे बच्चे जो किसी वर्ष में जन्मे, आप लिख लीजिए, किसी वर्ष में जन्मे पंजीकृत, यानी जो बच्चे जन्म लिए हैं एक साल में जितने बच्चे जन्म लिए हैं उनमें जो पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या है, ठीक है, जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या, ठीक। और उसी वर्ष, भाई हम जन्म दर निकाल रहे हैं, रेट देख रहे हैं, जन्म दर, अशोधित जन्म दर, तो फिर उसी वर्ष जो जनसंख्या है उस क्षेत्र की क्या है, उसी वर्ष की कुल जनसंख्या का अनुपात तथा उसी वर्ष की कुल जनसंख्या का अनुपात, यानी किसी साल में या किसी भी वर्ष में जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें से जो पंजीकृत बच्चे हैं वो, और उस वर्ष जितनी जनसंख्या है उसका जो अनुपात होगा वही क्या है, अशोधित जन्म दर होगी। ध्यान रहे कि यहाँ पे पंजीकृत बच्चों को ही शामिल किया गया है। अगर ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं जो नेचुरल डिलीवरी हो रही है, जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी पहुंच हॉस्पिटल तक नहीं है, पहले के समय में, अब तो खैर मैक्सिमम डिलीवरी जो है वो कहाँ हो रही है, हॉस्पिटल्स में हो रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या आशा केंद्र है या फिर बड़े हॉस्पिटल हों या छोटे, जो जितने भी अस्पताल हैं इनकी एक अच्छी खासी संरचना है और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता भी है, तो वहाँ पे जो डिलीवरी हो रही है वो तो पंजीकृत हो जा रहे हैं बच्चे। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहाँ पे बच्चे पंजीकृत नहीं हो पा रहे हैं। पता लगा कि जब उनका आधार कार्ड बनवाना हुआ तभी उनका नाम दर्ज हुआ सरकारी लिस्ट में, तब तक तो वो थोड़ा सा बड़े हो गए थे, तो उन बच्चों को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट, भाई बच्चे हैं, वो जन्म तो वो भी लिए हैं, देश के संसाधनों पर, सरकार की नीतियों पर, हर जगह पे उनका भी तो वैसे ही अधिकार है, तो क्या उनको पॉलिसी से बाहर कर दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। फिर क्या करते हैं कि मान लीजिए कि अगर 100 बच्चों ने जन्म लिया है जो रिकॉर्ड में हैं, जो पंजीकृत हैं, तो फिर उसका 5% और ले लेंगे और फिर इसी में क्या करेंगे, 5% और जोड़ देते हैं। अब क्या हो गया, यानी 5% का संशोधन करते हैं, किसमें, जो पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या में 5% बच्चों को और जोड़ देते हैं, और अब वो हो गया संशोधित जन्म दर, ठीक है, यानी संशोधन किया गया है। अगर 100 बच्चे जन्म लिए हैं जो रजिस्टर्ड हैं तो 5% यानी 5 बच्चों को और जोड़ दिया गया उसमें। यह मान लिया गया कि 4, 5, 6 बच्चे ऐसे होंगे जो जन्म लिए होंगे और उनको रिकॉर्ड में नहीं रखा गया होगा, या फिर नेचुरल डिलीवरी हुई, घर पे ही हुई है, बच्चे हुए हैं जो कि अस्पताल में नहीं पहुंचे हैं या किसी भी कारण से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है जन्म के समय, तो फिर उनको 5% मान लिया जाता है कि जितनी जनसंख्या है, जितना जन्म हुआ है उसका 5% बच्चे हो सकते हैं जिनका रिकॉर्ड ना हो, तो उनको भी ऐड कर लिया जाता है। अब ये संशोधन हो गया, चूंकि किसमें संशोधन हुआ, अशोधित जन्म दर में, तो अब जो जन्म दर जो निकल कर आएगी वो क्या कहलाएगी, संशोधित जन्म दर, ठीक है। यानी संशोधित जन्म दर ऐसा होता है कि जो पंजीकृत नहीं है उनके लिए ये दर निकाला जाता है, ठीक। अब जन्म दर से ही संबंधित एक शब्द और मिलता है आपको, सामान्य जन्म दर क्या है। ये तो होगा शोधित, अशोधित, तो फिर सामान्य जो जन्म दर होता है वो क्या है, उसको भी देख लेते हैं। सामान्य जन्म दर किसी क्षेत्र विशेष में जो सजीव जन्मे बच्चों की संख्या, एक फार्मूला है आप ध्यान रखिएगा, किसी क्षेत्र में जन्मे
सजीव बच्चों की संख्या बटे प्रजनन योग्य महिलाओं की कुल संख्या। प्रजनन योग्य महिलाओं की कुल संख्या गुणे 100 प्रतिशत में निकालेंगे इसको। यानी प्रजनन योग्य महिलाएं 15 से 49 वर्ष, ठीक है। 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं होंगी उनको शामिल किया जाएगा इसमें। सजीव जन्मे बच्चों की संख्या, इसका मतलब जो बच्चे जीवित जन्म लिए हैं उनको शामिल किया जाएगा इसमें। तो ये होता है सामान्य दर, जो सामान्य जन्म दर होता है किसी भी क्षेत्र का, वो निकाला जाता है। क्योंकि जन्म दर है, यहाँ सजीव बच्चों की संख्या का मतलब यही हो गया कि जो बच्चे जन्म लिए हैं, जीवित हैं और वो आगे बढ़ेंगे। और महिलाओं, चूंकि जिसके संदर्भ में निकाला जा रहा है, तो प्रजनन योग्य महिलाओं को लिया गया जो कि 15 से 49 वर्ष की एज होती है इनकी, उनको शामिल किया गया। यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं दिखाया गया है कि किसके कितने बच्चे हैं। यहाँ पे सभी उन महिलाओं को जो 15 से 49 के बीच में हैं, उन सब को इसमें शामिल किया गया है, चाहे वो बच्चे को जन्म दे सकती हो अथवा नहीं दे सकती हैं, ठीक है। अब इस जन्म दर से ही बहुत नजदीक का संबंध रखता है एक शब्द है प्रजननता, फर्टिलिटी। उसको देख लेते हैं। प्रजननता या फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का अर्थ होता है कि किसी वर्ष में किसी स्त्री या महिला या उनके समूह द्वारा, ध्यान से आप इसे देखें, किसी महिला या उनके समूह द्वारा किसी समय विशेष में, समय हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा कि एक निश्चित टाइम ही आप लेंगे, ठीक है। कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है लेकिन वो समय निश्चित होगा। किसी निश्चित समय अवधि में, किसी निश्चित समय अवधि में कुल सजीव जन्मे बच्चों की वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या, यह क्या कहलाएगा? प्रजननता। यानी एक महिला किसी समय के अंदर, एक निश्चित समय अंतराल पे कितने बच्चों को जन्म दे सकती है जो कि जीवित हों। यानी एक महिला के द्वारा एक निश्चित समय में जीवित बच्चों को जन्म देने की जो क्षमता है वो क्या है? प्रजननता है, ठीक है। ध्यान दें, जीवित बच्चे जो जन्म ले रहे हैं किसी महिला द्वारा एक समय के अंतराल पे, वो उसकी प्रजननता, फर्टिलिटी होगी, ठीक है। एक शब्द और आता है इसी से, कभी कभी आपसे ना तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन पूछता है कि प्रजननता और संतानोत्पादकता, यानी संतान को जो उत्पन्न करने की क्षमता है और फिर ये जो फर्टिलिटी है, इन दोनों में क्या अंतर है? बात तो दोनों लगभग एक जैसी ही लग रही है। भाई किसी महिला द्वारा बच्चों को जन्म देने की क्षमता और बच्चों को, जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता, बस इतना ही अंतर है। वो भी देख लेते हैं, संतानोत्पादकता क्या होता है। किसी स्त्री में बच्चों को जन्म देने की शक्ति, बस इतना सा। किसी स्त्री में बच्चों को जन्म देने की शक्ति, यही कहलाती है संतानोत्पादकता, फैकेंडिटी, ठीक है। चाहे उसने बच्चे को जन्म दिया हो अथवा ना दिया हो, बच्चे को जन्म दिया हो या नहीं, यह मायने नहीं रखता है कि उसने बच्चों को जन्म दिया है कि नहीं दिया है। मायने यह रखता है कि उसकी जो क्षमता है, वो क्षमता है जन्म देने की, वो है उत्पादकता। अब इन दोनों में अंतर कहां आ रहा है? यहां दिया हुआ है कि एक निश्चित समय में कुल सजीव जन्मे बच्चों की संख्या, यानी बच्चे जन्म ले रहे हैं, बच्चों को जन्म दिया गया है, तब निकाला गया, तब इससे प्रजननता का पता चलता है। प्रजननता का मतलब होगा कि बच्चे जन्म लिए हैं, और उत्पादकता का मतलब होगा कि जन्म देने की शक्ति है, जन्म दिया हो या फिर ना दिया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये बेसिक अंतर होता है दोनों में। ये दोनों शब्द आप ध्यान में
रखिएगा। कभी भी अंतर स्पष्ट करने के लिए आ सकता है कि अब इसी प्रजननता से संबंधित एक शब्द और मिलेंगे आपको, कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये भी आप ध्यान में रखिए। कुल प्रजनन दर या टोटल फर्टिलिटी रेट, ये क्या होता है? इसको टीएफआर भी बोलते हैं। ध्यान रहे, टीएफआर शब्द ही आपको ज्यादा मिलेंगे। तो ये क्या होता है? ये बच्चों की वो संख्या है जो किसी भी स्त्री के द्वारा, बच्चों की वो संख्या जो किसी भी स्त्री या महिला द्वारा अपने संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं। उसके संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं, इसका क्या अर्थ होगा? यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो ये बताता है कि जो महिलाओं की जो प्रजनन काल है 15 से 49 वर्ष, इस उम्र में जितने भी बच्चों को उसने जन्म दिया है, 2, 4, 6, 1, जितने भी बच्चों को जन्म दिया है उसने, वो क्या है? वो फर्टिलिटी रेट है। अब यहाँ पे एक महिला की बात है, लेकिन इसको जब नेशनल लेवल पे डाटा इकट्ठा किया जाएगा तो फिर संपूर्ण महिलाओं को लिया जाएगा और संपूर्ण बच्चों को लिया जाएगा। तो फिर जितने बच्चों का जन्म हुआ है उसका एक एवरेज लगाया जाएगा कि उसका जो दर आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक स्त्री मैक्सिमम कितने बच्चों को जन्म दिए। पहले फर्टिलिटी रेट अधिक रही होगी कुल प्रजनन दर। कैसे? क्योंकि ये कह रहा है कि संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं कौन? वो बच्चे, बच्चों की जो संख्या है। तो आज लोगों की थिंकिंग है कि एक बच्चे हों, 2 बच्चे हों, तो पूरे प्रजनन काल में यानी 15 से 49 वर्ष की आयु तक कितने बच्चों को वो जन्म दे रहे हैं? 1 या 2 बच्चों को। तो फर्टिलिटी रेट वैसे ही 2 के आसपास ही रहेगी। लेकिन अगर आप पहले जाए, थोड़ा सा पीछे समाज में जाए, 20, 25, 30 साल, 40 साल या फिर आप 50, 60 साल पीछे जाइए, तो फिर आप क्या देखते हैं कि एक स्त्री द्वारा पूरे प्रजनन काल में अपने लगभग 10 से 12 या 8 से 12, 14 बच्चों को लगभग जन्म देते थे। समाज जब पिछड़ा हुआ था, आप जनसंख्या संक्रमण की द्वितीय अवस्था और पहली अवस्था में देखेंगे तो प्रजनन दर वहां पे क्या था? टोटल फर्टिलिटी रेट, वहां पे एक महिला द्वारा अपने पूरे जीवन काल में लगभग 15 बच्चों को जन्म दिया जाता था। तो उस समय जो टीएफआर था वो 8 से 15 के बीच में कहीं रहा होगा। लेकिन वर्तमान समय में कुल प्रजनन दर गिर गई है, कम हुई है। इसकी प्रवृत्तियां आप इतिहास में भी थोड़ा, जब जनसंख्या वृद्धि आपने पढ़ा जो पहला चैप्टर, उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। WPPR 2019 जो है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिवीजन 2019 के तहत वैश्विक स्तर पर प्रजनन दर में एक प्रवृत्ति पाई जा रही है गिरावट की। WPPR 2019 एक सर्वे है, यूएन का जो जनसंख्या विभाग है वो इसको देता है। इसका मानना है कि जो वैश्विक रूप से प्रजनन दर है उसमें क्या है? गिरावट की प्रवृत्ति है। वैश्विक प्रजननता में कमी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। यानी अब लगभग सभी देश दुनिया के, अब नाइजीरिया जैसे देशों को छोड़ दिया जाए, अफ्रीकी देशों में अभी चूंकि वो बहुत पीछे हैं, अभी अल्प विकसित हैं, वो जनसंख्या संक्रमण की प्रथम और द्वितीय अवस्था से गुजर रहे हैं, तो वहां पे जन्म दर अधिक है। लेकिन और भी महाद्वीपों में देखा जाए तो लगातार गिरावट हो रही है, लोग कम कर रहे हैं जन्म दर को। तो ये प्रवृत्ति वैश्विक स्तर पे देखने को मिल रही है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके रिकॉर्ड की अगर बात करें कि कैसे ये पता चल रहा है कि वैश्विक प्रजननता में कमी की प्रवृत्ति है, ये WPPR ने जो रिजल्ट दिया है, तो आप देखें 2005 से 10 के दौरान, जिसने बताया रिपोर्ट में कि 2005 से 10 के दौरान यानी 5 वर्षों में जो प्रति महिला बच्चों की जो जनसंख्या थी, प्रति महिला बच्चों की जो संख्या थी वो 2.58 थी। 2.58 प्रति महिला बच्चों की संख्या। यानी इस दौरान एक महिला इतने बच्चों को जन्म दे रही थी। 5 वर्षों में ये देखा गया कि यह प्रवृत्ति लगभग औसतन आया कि एक महिला पे लगभग 2.58 बच्चे। ये मानकर चल सकते हैं ये दशमलव में बच्चे होते नहीं है, इसका मतलब ये हुआ जो औसत निकाला जाता है, किसी को 2 बच्चे हैं तो किसी को 4 हो गए, तो किसी को 3 बच्चे हैं, तो इनका जो औसत होगा वो बीच में निकाला जाएगा। ठीक है,
अब ये 2.58 प्रति महिला बच्चों की संख्या थी कब? 2005 से 10 के दौरान। लेकिन फिर इसने देखा कि 2025 से 30 के दौरान देखा, मतलब कि अब ये अनुमान लगा रहा है कि इस हिसाब से आगे क्या होगा। जैसे 2005 से 10 का जो रिकॉर्ड है, इसके अनुसार आगे 2025 से 30 में अगर ये प्रवृत्ति रही तो 2025 से 30 के दौरान क्या होगा, कितने बच्चे होंगे प्रति महिला? तो 2.38, यानी ये कमी भी नजर आ रही है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहे हैं। 2095 से 2100 के मध्य में जो प्रजननता में गिरावट है वो कितना हो जाएगी, ये भी इन्होंने अनुमान लगाया 2095 से सन 2100 तक। तो इन्होंने बताया कि 1.94 प्रति महिला बच्चों की संख्या होगी सन 2100 में। ठीक है, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिवीजन 2019 में यह अनुमान लगाया गया है कि कुछ ऐसी प्रवृत्ति आगे देखने को मिलेगी। तो नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं कि वर्तमान में कौन से देश हैं जो इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। तो इसी ने WPPR 2019 के द्वारा ही पूरे विश्व को जनसंख्या में जो प्रजननता है इसके आधार पे 3 भागों में इसने डिवाइड किया। वो भाग कौन से हैं, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि अफ्रीका के मैक्सिमम देश किस कैटेगरी में शामिल हैं। ठीक है, तो 3 भागों में डिवाइड करता है प्रजननता के आधार पे। इसको भी देख लेते हैं प्रजननता के आधार पर। तो पहला जो है वहां पे जो अल्प प्रजनन दर वाले देश हैं, एक तो ऐसे देश होंगे जहां पे प्रजनन दर क्या है, कम है, प्रजनन दर वाले देश। दूसरा मध्यम प्रजनन दर वाले देश होंगे, मध्यम। और तीसरा है उच्च। ये 3 कैटेगरी में पूरे विश्व के देशों को बांटा। और उसने कहा कि जो अल्प हैं, जहां पे न्यूनतम प्रजननता है वहां पे कितना % है ये, तो वहां पर 2.1% बताया इसमें। ठीक है, प्रतिशत में आप इसे लिखते नहीं है वैसे, लेकिन आप जानकारी में रखें, क्योंकि 2.1 का जो अर्थ होता है वो ये कि प्रति महिला, अब एक महिला के द्वारा अगर 2 बच्चे हो रहे हैं तो इसका मतलब होगा प्रतिस्थापन दर, यानी महिला और पुरुष मिल करके, एक कपल मिलकर 2 बच्चों को जन्म दे रहे हैं, तो वो 2 बच्चे उनको क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। लेकिन यहाँ 2.1 का मतलब ये होगा कि कोई कपल्स ऐसा भी तो हो सकता है जिसके एक ही बच्चा हो। अगर उसको एक ही बच्चा है तो फिर एक की जरूरत और है उसे, तो कोई कपल ऐसा भी हो सकता है जिसके 3 बच्चे हों। तो जो औसत आएगा वो यही आएगा, माइनस में औसत नहीं आएगा, प्लस में ही जनसंख्या हमेशा होनी चाहिए। यही किसी भी देश के विकास के लिए ये जरूरी है कि जनसंख्या में जो वृद्धि है वो हमेशा प्लस में होनी चाहिए, माइनस में नहीं। फिर चाहे वो आपको प्रतिस्थापित करे, प्लस 1 के बच्चे हों 100 लोगों में एक्स्ट्रा, पर 1 बच्चा ही प्लस में हो, पर होना ही चाहिए, नहीं तो वो देश पीछे की ओर हटना शुरू हो जाता है धीरे धीरे विकास के क्रम में। ठीक है, इसमें विश्व की लगभग 46% जनसंख्या आती है। ठीक है, दूसरा जहां पे मध्यम प्रजननता वाले जो देश हैं वहां पे प्रजनन दर क्या है, यहाँ पे 2.1 से 5 के बीच में है, यानी यहाँ प्रति महिला जो बच्चे हैं जन्म दिए हैं जो बच्चों को, उसमें 2.1 से लेकर के 5 तक, यानी एक महिला 3, 4, 5, 6 बच्चों तक जन्म दे रही है ऐसे देश में। और विश्व की लगभग में 45% जनसंख्या इसी तरह के, इसी कैटेगरी में आती है, लगभग मध्यम प्रजननता वाले। ठीक है, तीसरे में जहां पे बहुत ज्यादा प्रजननता है वहां पे 5 या उससे अधिक बच्चों को जन्म दे रहे हैं, 5 या इससे अधिक। ठीक है, ये 3 क्षेत्रों में WPPR ने बांटा है विश्व को और बताया कि ज्यादा प्रजननता, कम प्रजननता और अति न्यून प्रजननता वाले देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, अल्प प्रजनन वाले में आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसे देश जहां पे प्रजनन दर जो है वो 2.1 से कम है, इसका मतलब ये हो गया कि जो विकसित देश होंगे, जैसे उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया के लगभग 20-21 देश हैं, लैटिन अमेरिका और कैरेबिया के भी ठीक ठाक मात्रा में लोग देश इसमें शामिल हैं।
अफ्रीका का एकमात्र देश इसमें शामिल है इसमें, और वो देश क्या है? मॉरिशस। यही एक देश है जहां पे प्रजनन दर क्या है? 2.1 से कम है अफ्रीका में। बाकी सीधा सारे के सारे देश कहां पे हैं? तीसरे कैटेगरी में शामिल हैं। ठीक है, लगभग 18-20 देश जो हैं वो तीसरे में है, कुछ जो है वो मध्यम में भी आ जाते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका है। ये कैटेगरी है। अगर देखा जाए कि उच्च प्रजननता एशिया में किस देश में है, तो ध्यान रहे कि एशिया के 2 ही देश इसमें शामिल हैं और 18 देश अफ्रीका के शामिल हैं। ठीक, वर्तमान समय में अगर देखा जाए कि किस देश में प्रति महिला बच्चों की सर्वाधिक संख्या है, तो वो नाइजीरिया है। वहां पे 6.95। ये कभी आपसे पूछ सकता है एज ए फैक्ट कि विश्व के किस देश में सर्वाधिक या प्रति महिला बच्चों की संख्या या प्रति महिला प्रजननता सर्वाधिक किस देश में है? तो ये 2019 का ही ये रिपोर्ट है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर बच्चों की संख्या सर्वाधिक, प्रति 1000 व्यक्तियों पर सर्वाधिक बच्चों की संख्या नाइजीरिया या नाइजर कहां? 46 है। ठीक है, अगर प्रति महिला बच्चों की संख्या देखी जाए सर्वाधिक, तो प्रति महिला भी कहां पे होंगे? ये भी नाइजर में ही है, 6 पॉइंट समथिंग है, 95। यह आंकड़ा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, न्यूनतम प्रजनन दर प्रति महिला सबसे ज्यादा कहां पे है? अगर न्यूनतम की बात की जाए तो कोरिया में, वहां पर 1.11 इनकी संख्या है, 1.11। ठीक, उसके बाद ताइवान आता है जहां पे 1.15 है। तो ये तो बात थी जन्म दर की, और कुछ वैश्विक इस पे बात कर लेते हैं कि मृत्यु दर जनसंख्या संरचना को या जनसंख्या संरचना में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट ये क्या होता है? देखिए, मनुष्य या मानव सहित संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब क्या हैं? मरणशील प्राणी हैं। यानी जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु भी सुनिश्चित है कि होना तय है, जो कि सामान्यतः अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक मतलब कोई मरना नहीं चाहता, अपवादों को छोड़ दिया जाए तो किसी कारण बस उनको मरना होता है। ये एक अनिच्छिक प्रक्रिया है मृत्यु, और चूंकि ये घटना एकदम सत्य है और इसको होना तय है जीवन के किसी भी मोड़ पर। यानी कभी भी मृत्यु क्या है, अगर इसको परिभाषित किया जाए जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो जन्म के बाद कभी भी जीवन लीला जो है वो समाप्त हो रही है, इसी को मृत्यु की संज्ञा दी जाती है। यानी किसी भी समय जीवन का अंत होना ही क्या है? मृत्यु है। अब किसी भी देश में या समाज में अगर देखा जाए तो एक समय होता है जब समाज का उत्थान होता है, पतन होता है, समाज में मानवीय विकास होता है, जन सुविधाओं का विकास होता है, और फिर इस मृत्यु दर को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो अनावश्यक मृत्यु हो जा रही है उसको तो जरूर ही रोका जा सकता है। जैसे अगर भूखमरी से, भूख से किसी की मृत्यु हो रही है तो उसे रोटी देकर बचाया जा सकता है। अब जनसंख्या के संदर्भ में पढ़ रहे हैं मृत्यु, तो जनसंख्या के संदर्भ में मृत्यु पढ़ने का अर्थ हुआ कि जो मृत्यु हो रही है या डेथ हो रही है, इससे जनसंख्या की संरचना कैसे प्रभावित होती है। तो मृत्यु होने से जिन क्षेत्रों में या जिन देशों में मृत्यु दर अधिक है वहां जनसंख्या में वृद्धि कम होगी। क्यों? क्योंकि जो जन्म हो रहा है और उसी के हिसाब से मृत्यु भी हो जा रही है, तो फिर जो बच रहे हैं वो कितने? बहुत थोड़े से बचेंगे। या आप जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो हमने आपको पढ़ा रखा है वहां पे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है कि जब जनसंख्या या समाज प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उस समय जन्म दर में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, लेकिन उसी के साथ साथ मृत्यु दर भी बहुत अधिक होती है। परिणाम ये होता है कि जनसंख्या में जो वृद्धि है वो बहुत कम होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, सामाजिक उत्थान होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती हैं, खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ती है, तो जो अनावश्यक मृत्यु हो जाती थी वो रुक गई। एक तो मृत्यु होती है कि एक समय के बाद, एक उम्र होने के बाद में जब डेथ होती है तो वो अनावश्यक नहीं कही जाएगी। एक उम्र के बाद, वृद्धावस्था के बाद में मृत्यु को प्राप्त करना वो सही है। लेकिन कोई आपदा आ जाए
या स्वास्थ्य के कारण, अब कोविड के दौरान जो लोग दुनिया को छोड़कर चले गए वो अनावश्यक मृत्यु ही है, वो ज़रूरी तो नहीं थी, लेकिन बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो जब समाज में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी और खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी और भी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ी लोगों की, तो फिर जनसंख्या बचने लगी और उसमें वृद्धि होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि जन्म दर तो वैसे भी था पहले, अब मृत्यु दर को कम किया गया, मृत्यु को रोका गया। तो जो वृद्धि हो रही है जनसंख्या में ये बढ़ी, जैसे तीव्र जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट की स्थिति के सामना करना पड़ा लोगों को। ऐसा कब हुआ? जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत ये ठीक से इसको एक्सप्लेन करता है, जो पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी है वो इसको एक्सप्लेन करता है कि जब देश तीसरी अवस्था में पहुंचा तो उस दौरान जनसंख्या में तीव्र विस्फोट हुआ और बहुत ज़्यादा जनसंख्या अचानक से बढ़ गई। कारण ये था कि जन्म दर वही थी और मृत्यु दर में कमी आ गई थी। मृत्यु का जो प्रभाव है, मृत्यु दर का प्रभाव, अगर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या में, यानी जनसंख्या की जो संरचना है वो प्रभावित होगी। कैसे? जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। अगर मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या में कमी हो जाएगी। लिंगानुपात भी इससे प्रभावित होगा कहीं ना कहीं। भाई अगर पुरुष वर्ग की मृत्यु हो गई ज़्यादा तो लिंगानुपात प्रभावित हो रहा है, पुरुष की संख्या कम है। महिला वर्ग की ज़्यादा मृत्यु हो गई तो उनकी संख्या प्रभावित हो रही है। तो जैसे जन्म दर जनसंख्या की संरचना में बहुत सारी विशेषताओं को प्रभावित कर रहा है, ठीक उसी तरीके से मृत्यु दर भी जनसंख्या के संरचना या उसके गुणों को या उसकी विशेषताओं को प्रभावित करता है। देखते हैं कि मृत्यु दर को मापने की, यानी मेजरमेंट जो है मृत्यु दर का, वो क्या होता है, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और यही इंपॉर्टेंट है, इसमें विशेषताएं जो जन्म दर की मैंने बताई, आप उसी से लिंक करके, भाई इसके प्रभाव, जन्म दर के प्रभाव आपको मैंने बताया है तो मृत्यु दर के प्रभाव भी वैसे ही होंगे। बस आप, जन्म का मतलब होगा कि लोग उपस्थित हो रहे हैं, मृत्यु का अर्थ होगा अनुपस्थित हो रहे हैं। ठीक है? तो मृत्यु दर के मापक अगर देखा जाए, मापक का मतलब होगा कैसे मापेंगे कि मृत्यु दर कितनी है, इसके बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है? एक तो होती है आशोधित मृत्यु दर। आशोधित मृत्यु दर, ये आशोधित जन्म दर के समान है। इसका मतलब होगा कि जितनी डेथ हो रही है उनको बाय रिकॉर्ड रखा जाए, यानी एक रजिस्टर्ड में रखा जाए, उनके बैंक अकाउंट को बंद किया जाए, राशन कार्ड से उनका नाम हटाया जाए, वोटर आईडी से उनका नाम हटाया जाए। तो ये जो मृत्यु, जो डेथ हो रही है, अगर इनका डेथ जो सर्टिफिकेट है वो बन जा रहा है, वो रिकॉर्ड में है सरकार की कि फला व्यक्ति इस तारीख को दुनिया को छोड़कर जा चुका है, वो रिकॉर्ड में है। तो आशोधित मृत्यु दर वही है। ठीक है? आशोधित मृत्यु दर वही है, यानी एक वर्ष में कुल मृत्यु और उसी वर्ष की कुल जनसंख्या का अनुपात। यानी एक वर्ष में कितने लोगों की मृत्यु हुई और उसी वर्ष की जो जनसंख्या है, वर्ष की जनसंख्या का अनुपात, यही होगा आशोधित मृत्यु दर। ठीक है? अगर इसको आप सूत्रों में लिखें तो क्या होगा? मृत्यु की कुल संख्या और उसी वर्ष की कुल जनसंख्या, मृत्यु की कुल संख्या बटे उसी वर्ष की कुल जनसंख्या, उसी वर्ष की कुल जनसंख्या गुणे 100। ये आपका आशोधित मृत्यु दर निकल आएगा। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। यानी किसी वर्ष में जो जनसंख्या में जितनी डेथ हो रही है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए जो दस्तावेज में सम्मिलित हो, और उसी वर्ष में देखा जाए कि पूरे क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, उससे भाग दे दिया जाए गुणे 100, यानी 100 से मल्टीप्लाई करके जितना भी आपका आ रहा है वो क्या है, वो मृत्यु दर है। ठीक है? ये 1000 में होगा, आप इसे 1000 में कर लीजिए, गुणे 1000। मृत्यु दर से संबंधित एक दो शब्द और हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर क्या है और मातृ मृत्यु दर क्या है। इन दोनों शब्दों को समझ लीजिए। एक तो है शिशु मृत्यु दर। ठीक है? शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट
मोर्टेलिटी रेट। ये क्या होता है? इसका संबंध आयु के प्रथम वर्ष, यानी जो बच्चे जन्म ले रहे हैं और 1 साल के हो रहे हैं, 1 साल से कम के जो बच्चे हैं, यानी आयु के प्रथम वर्ष, अर्थात 1 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं, उनमें अगर जो मृत्यु हो रही है उसे शिशु मृत्यु कहेंगे, यानी प्रथम वर्ष में होने वाली मृत्यु क्या कहलाएगी? शिशु मृत्यु कहलाएगी, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो इस शब्द का जो अर्थ है कि शिशु मृत्यु दर का मतलब, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि 1 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं अगर उनकी डेथ हो जा रही है तो वो इसी शब्द को संदर्भित करता है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर को किसी वर्ष में, अब इसको आप सूत्रों में अगर करना चाहें, और वही आता भी है एग्जाम में ज़्यादातर, कि शिशु मृत्यु दर को संदर्भित करता है और नीचे 4 फार्मूले आपको दे जाएं और थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजिंग कर दिया जाए तो उसमें आप करेक्ट फार्मूला आप चुनें कि क्या होगा। ठीक है, तो किसी वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु के, किसी वर्ष में 1 वर्ष से, ध्यान रहे 1 वर्ष इसका टाइम लिया गया है कि जो 1 वर्ष के बच्चे हैं उनको इसमें शामिल किया जा रहा है। कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या, कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या कितनी है बटे उसी वर्ष सजीव जन्म की कुल संख्या, उसी वर्ष सजीव जन्म की कुल संख्या। ठीक है, गुणे 1000। अच्छा, ये जो दिया हुआ है उसी वर्ष सजीव जन्म की कुल संख्या गुणे 1000, इसका सीधा संबंध होता है। 1000 का मतलब होगा कि जो 1000 सजीव जन्म, यानी 1000 पे हम इसको मापेंगे, 1000 बच्चे सजीव हैं जो जन्म लिए हैं, जीवित हैं, उस पे कितने बच्चों की डेथ हुई है ये हम देखेंगे। ध्यान रहे कि इसका सीधा संबंध होता है। ये जो लगाया जाता है प्रति 1000, प्रतिशत, यानी 100 या प्रति 10,000 या प्रति लाख, वो इसका संख्या और ये दोनों एक ही होते हैं। यहाँ पे शब्दों में लिखा गया सजीव जन्म की कुल संख्या, मतलब कि 1000, 1000 पे हम ये आंकड़ा ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे परिभाषा जो इसका अर्थ है और इसमें दोनों में फर्क है। शिशु मृत्यु का ये अर्थ है, ना कि शिशु मृत्यु दर। ठीक है, ये आप अंतर ध्यान रखिएगा। एक दूसरा शब्द जो है इसी से संबंध रखता है, वो है मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। मातृ मृत्यु दर का मतलब होगा कि जो महिलाएं हैं प्रसव के दौरान, प्रसव मतलब बच्चे को जन्म देने के दौरान जिन माताओं की मृत्यु हो जा रही है उनकी संख्या से तो इसका संबंध है। अब ध्यान रखें, इसका आशय जो है वो प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु से है, माताओं की मृत्यु। ठीक है, इसका संबंध जो बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया के दौरान अगर माताओं की डेथ हो जा रही है उससे इसका अर्थ लिया गया है। इसका प्रत्यक्ष संबंध किससे है? स्त्रियों की पोषण स्तर, सामान्य स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधा, अगर इसमें कोई कमी है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उस समय पोषण स्तर सही नहीं है, तो ये घटना अधिक होगी। यानी प्रसव के दौरान या डिलीवरी के दौरान डेथ होना इन कारणों पे निर्भर करता है। अगर माताएं स्वस्थ हैं, पोषण स्तर उनका ठीक है, खान पान अच्छा रहा है, हॉस्पिटल्स में हैं, तो फिर डेथ रेट जो है वो कम हो जाती है या ना के बराबर होती है। ठीक है, इसको जो मातृ मृत्यु दर है इसे सूत्रों में अगर लिखा जाए तो प्रसव के दौरान माताओं की कुल मृत्यु
माताओं की कुल मृत्यु बटे जीवित जन्मों की कुल संख्या, जीवित जन्मों की कुल संख्या गुणे 10,000। अब ये देखिए, इसमें बात जीवित जन्मों की कुल संख्या का मतलब होगा कि कुल कितने बच्चे जीवित जन्म लिए हैं और जन्म के बाद भी वो जीवित हैं। यानी अगर 10,000 बच्चे जीवित जन्म लिए हैं तो उन 10,000 बच्चों में 10,000 बच्चों को एक तरफ कर दिया जाए और फिर ये देखा जाए कि 10,000 बच्चों पे कितनी माताओं की डेथ हो गई, खासकर उस समय जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी। तो प्रसव के दौरान माताओं की कुल मृत्यु, मान लीजिए कि 10,000 किसी एक साल में कहीं पे 10,000 बच्चों ने जन्म लिया और उसी साल में जन्म के दौरान 500, 600 या 700 महिलाओं ने उनकी डेथ हो गई। तो अब 10,000 पे कितने माताओं की डेथ हुई? 500 की। तो फिर उसी हिसाब से आप गुणा भाग करके आंकड़े निकाल लें। ठीक है, मैथ में मेरा हाथ थोड़ा कमजोर है। यह होता है मातृ मृत्यु दर प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर। यह जो निकाला जाता है वो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर निकालते हैं इसको। प्रसव कारण से होने वाली मृत्यु जन्मों पर, प्रसव कारण से होने वाली मृत्यु, ये भी आप लिख सकते हैं। ये तीनों लाइनें अपने आप में मातृ मृत्यु दर को क्या करती हैं? व्याख्या करती हैं इसका। इसमें से आप माताओं की मृत्यु ऐसा कर लीजिए। इन तीनों लाइनों को आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी एक लाइन आपको एग्जाम में मिल सकती है। ठीक है, और ये तीनों लाइनें इसके संदर्भ में सही हैं। तो ये विशेषता है जनांकिकीय संरचना की। और औपचारिक रूप से ये चैप्टर भी समाप्त होता है आज, और उसी तरीके से ये जनसंख्या भूगोल की भी हम समाप्ति करते हैं। आगे हम अगली क्लास में किसी नए यूनिट पे बात करेंगे ज्योग्राफी के। ठीक है, जनसंख्या भूगोल। हाँ, भारत की जनसंख्या और भारत की जनगणना पे हम चर्चा भारत के भूगोल में